हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट्स होम साइंस से टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट का टीजीटी, एलटीजीआईसी, नेट जेआरएफ, बीपीएससी या फिर आरपीएससी, किसी से भी रिलेटेड ये होम साइंस का अगर आपका एग्ज़ाम है टीचिंग का, तो वहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा पूछा जाता है होम मैनेजमेंट से, उसके लिए हम अपने शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पे हमने ज़्यादातर अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया है। एक दो क्लास और बची हैं, जिसमें से आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है कि मार्केट क्या है। मार्केट में उपभोक्ता है, मार्केट का वर्गीकरण किया गया है। उपभोक्ता के लिए अनेक कुछ अधिनियम बताए गए हैं जो उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अगर उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय हुआ है, मार्केटिंग के टाइम में कोई गलतियां हुई हैं, या फिर जो विक्रेता है उसके द्वारा क्रेता के ऊपर कोई गलत सामान, गलत प्रोडक्ट बेचा गया है, तो उसके लिए उपभोक्ता को क्या सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, उसके बारे में आज की क्लास के हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो बाजार है हमारा। बाजार का क्या मतलब होता है कि जहां पर आप जाके किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सामानों को आप लेते हैं और उसके बदले में आप जो है धन को देते हैं। तो ये यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो मार्केटिंग का हो रहा है, बाजार है। और बाजार में जो व्यक्ति सामानों को खरीदता है और खरीदने वाला व्यक्ति जो वो प्रयोग भी करे, जैसे कि आप मार्केट में जा रहे, बाजार में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो आप उसे ले आके कहीं दुकान पे रख के बेच भी सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता का क्या मतलब है कि जो उस सामग्री का प्रयोग करता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार के वर्गीकरण का। तो बाजार का जो वर्गीकरण किया गया है भिन्न भिन्न आधार पे बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि क्षेत्र या स्थान के आधार पर, तो ये जो बाजार है वो स्थानीय है, प्रदेशीय है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। यानी कि आप देखे होंगे ऐसा बाजार जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? अपने स्थानीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास का जो वातावरण है, अपना जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो आपका बाजार है उसे स्थानीय बाजार कहा जा रहा है। उसके बाद प्रदेशीय, मतलब कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस स्थान का क्या दाम है, क्या चीज़ें हैं, कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होता है, ये सारी चीज़ें अगर अपने प्रदेश स्तर पर हो रही तो उसे प्रदेशीय बाजार कहा जाता है। और फिर राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो ये अपने पूरी कंट्री में जहाँ पे सामान को खरीदा और बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। लेकिन वहीं पे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो ये जो है पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है कि एक देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट जा रहा है। चाइना का कोई प्रोडक्ट आप इंडिया में ले आकर के अगर यूज कर रहे हैं तो वो बाजार क्या कहला रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहला रहा है। तो क्षेत्र या स्थान के आधार पर ये मुख्यतः 4 प्रकार के बताए गए। फिर समय के आधार पर बात करते हैं तो दैनिक, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। इसका मतलब होता है कि ऐसा बाजार जो हर रोज लग रहा हो, जहाँ पे आप सामानों की खरीदारी हर रोज कर रहे हो, वो दैनिक बाजार है। अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन मतलब कि ऐसा बाजार जो कुछ ही समय के लिए लगता है, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं लगता है, जैसे कि सप्ताह में 1 या 2 बार या फिर महीने में 3-4 बार लग रहा हो, सिर्फ संडे को लग रहा हो, तो इस प्रकार के बाजार को अल्पकालीन बाजार कहा जा रहा है। दीर्घकालीन बाजार का मतलब होता है कि बहुत ही लंबे समय पे अगर जो बाजार लग रहा है उसे दीर्घकालीन। और एक अति दीर्घकालीन, इसका मतलब जो है साल भर में एक बार, जैसे आप अधिकतर देखे होंगे कि कुछ मेला वगैरह आप देखते होंगे तो साल भर में एक बार उस स्थान पे किसी भी क्षेत्र में मेला लग रहा है, तो वहाँ पे चाहे वो पशु मेला हो या फिर इस प्रकार से अलग अलग सामग्रियों को बेचने के लिए सेल लगा हुआ हो, साल भर में एक बार किसी मौसम में लग रहा हो, तो उसे अति दीर्घकालीन
बाजार कहा जाता है। इसके बाद काम के आधार पर बांटा गया, सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूना या फिर नाम या श्रेणी के आधार पर। सामान्य बाजार का मतलब है और विशिष्ट में कि जहाँ पे सारी चीज़ सामान्य स्तर पर मिल रही हैं, और विशिष्ट का मतलब है कि कुछ विशेष चीज़ें ही उस मार्केट में मिल रही हों, जैसे कि अनाज का बाजार कहा जाए, सब्जी का बाजार कहा जाए, कपड़े का बाजार कहा जाए। आप इस समय हर एक मार्केटिंग के फील्ड में देख रहे होंगे कि कोई एक मार्केट जो किसी एक प्रोडक्ट की विशेषता के लिए फेमस है तो उसे विशिष्ट बाजार कहा जा रहा है। और सामान्य का मतलब है कि ऐसा मार्केट जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ में उपलब्ध हो। फिर नमूना बाजार का मतलब है कि जहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखाया जा रहा हो, सैम्पलिंग ही दिखाई जा रही हो, वो नमूना बाजार। फिर नाम या श्रेणी के आधार पर का मतलब है कि कोई ऐसी बाजार जो आपको नाम से ही विख्यात हो, जैसे गल्ला बाजार सुने होंगे आप लोग, जहाँ पे अनाज को बेचा जा रहा है। या फिर कोई ऐसी गली है जैसे पंजाब का जो कपड़ा आ रहा है, पंजाबी कपड़े आ रहे हैं, पंजाबी मार्केट आप सिटी में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से नाम से अलग अलग विख्यात है वो स्थान क्या कहला रहा है, नाम या श्रेणी के आधार पर बाजार कहला रहा है। इसके बाद बात करें प्रतिस्पर्धा के आधार पर। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि कंपटीशन के आधार पर, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब होता है कि जो विक्रेता है वहाँ पे मार्केट में एक दूसरे से, एक विक्रेता का दूसरे से पूरी तरह से अगर कंपटीशन चल रहा है कि जो है अगर वो व्यक्ति 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम जो है उस प्रोडक्ट को 80 रुपये में या 50 रुपये में ही बेच रहे हैं, जिससे कि हमारी जो मार्केटिंग है हम अच्छे से अपने सामानों को बेच सके, कम दाम में ज़्यादा सेल कर सके। तो यहाँ पे पूर्ण स्पर्धा की बात हो रही है। अपूर्ण स्पर्धा का मतलब, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है जहाँ पे प्रतिस्पर्धा तो है, कंपटीशन तो है, लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो इस प्रकार के बाजार को प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार कहा जा रहा है। इसके बाद विक्रय के आधार पर अगर बात करें तो थोक और खुदरा बाजार। इसका मतलब है, थोक का मतलब होता है जहाँ पे आप जो है जैसे किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी से डायरेक्ट कोई सामान लेके आ रहे हैं बेचने के लिए, यानी कोई दुकानदार जहाँ से कंपनियों से सामान को खरीद रहा है कोई दुकानदार, तो वो क्या है थोक रूप में ले लेता है। उसके बाद वही अगर खुदरा बाजार की बात करें तो जहाँ से, जिस दुकान से उपभोक्ता जो उस वस्तु का प्रयोग कर रहा है वो व्यक्ति जब खरीदता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मंडी में जब आप सब्जियों को खरीदते हैं शादी विवाह किसी फंक्शन में, तो क्या होता है जब आप डायरेक्ट सब्जी मंडी में जाके सब्जी को खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको थोक में सब्जियाँ मिलती हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कम दाम में आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। और वहीं पे जब आप खुदरा बाजार की बात करते हैं, जैसे कि दुकानदार जो है सब्जी बेचने वाला वो मंडी से सब्जी ले आता है, फिर वो उपभोक्ता को बेचता है। मतलब कि जहाँ मेन चीज़ें हैं, जहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो मेन उसका स्थान है, वहाँ से लेके कोई और व्यक्ति खरीद रहा है, फिर वो किसी और को दे रहा है, फिर उसके बाद वो उपभोक्ता के हाथों में जा रहा है, तो उस बाजार को खुदरा बाजार कहा जाता है। इसके बाद है औचित्य के आधार पर अगर बात करें तो उचित बाजार या चोर या काला बाजार। उचित बाजार का मतलब है कि जहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको उचित दाम पर मिल रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कम दाम या फिर बहुत हाई फाई दाम, ऐसा नहीं है, एक उचित दाम पर उचित प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर चोर या काला बाजार की बात करें तो चोरी का सामान होता है, यानी कि कहीं पे जो है कोई कंपनी से सामान को सेल किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसी और थोक विक्रेता के पास, फिर वहाँ से कोई और दुकानदार खरीदे तब उपभोक्ता के पास पहुँचेगा। लेकिन यही बीच में ही अगर सामान को रास्ते से गायब कर दिया जाए और वो ले जाके कहीं पे दूसरे स्थान पे किसी दूसरे मार्केट में सामान को बेचा जा रहा है और सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है, उसे चोर या काला बाजार कहा जाता है। नाम सुने होंगे आप लोग ज़्यादातर इसका। तो ये है हमारे बाजार का वर्गीकरण। ये बाजार का जो वर्गीकरण है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से ये नाम ऑप्शन में पूछा जाएगा, फिर ये पूछा जाएगा किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिएगा ये जो बाजार है हमारा, ये बाजार का चरण क्या है, यानी कि जहाँ से वो प्रोडक्ट जो है बन रहा है वहाँ से उपभोक्ता के हाथों में पहुँचने पर उसे प्रयोग करने तक बीच में कितने स्टेप को फॉलो किया जा रहा है वो देखिएगा। जैसे उत्पाद करता है, इसका मतलब है कोई प्रोडक्ट कोई व्यक्ति जो वो तैयार कर रहा है, बना रहा है। इसके बाद है थोक विक्रेता, यानी कि कंपनी से जो व्यक्ति है वो ढेर से सामान को इकट्ठा
कंपनी से उठा रहा है, फिर वहाँ से जब ये अपनी दुकान पे ले आएगा कंपनी से, फिर यहाँ से कोई खुदरा विक्रेता, कोई आपके नॉर्मल बाजार का कोई व्यक्ति जो है वो जाके इस थोक विक्रेता के पास से ये सामान को ले आएगा, और खुदरा बाजार का जो व्यक्ति है ये इसी प्रोडक्ट को अधिक दाम पर किसको बेचता है? उपभोक्ता को बेचता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो कंपनी में कोई सामान आपको जो है कम दाम पे मिल जा रहा है, तो थोक विक्रेता है तो वो वहाँ से लेके आता है, तो ये कुछ प्रोडक्ट का जो है दाम थोड़ा और बढ़ा देता है। यहाँ से खुदरा बाजार वाला जब व्यक्ति लेता है तो इसे भी मिल रहा है यहाँ से जो प्रोडक्ट वो कुछ और दाम में बेच रहा है, जिससे कि थोक विक्रेता को प्रॉफिट हो सके। फिर खुदरा बाजार वाले व्यक्ति को उपभोक्ता वाले व्यक्ति को सामान देने से थोड़ा और दाम बढ़ जाता है, जिससे कि जो खुदरा बाजार का ये विक्रेता है इससे भी प्रॉफिट हो सके। इसका मतलब है कि उत्पादकर्ता के पास आपको कोई प्रोडक्ट जो है नॉर्मल दाम में मिल जाता है, लेकिन वहीं पे उपभोक्ता जब खुदरा बाजार से लेता है तो यहाँ पे उसे वही प्रोडक्ट जो है महंगा मिलता है। तो अगर आपको जो है आप देखते होंगे डायरेक्ट आप अगर मार्केट से सामान लेते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप वही कंपनी के द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग कर लेते हैं तो आपको वही प्रोडक्ट जो है सस्ते दामों में मिल जाता है। तो यही यहाँ पे बाजार के स्टेप बताए गए, उत्पादकर्ता, थोक विक्रेता, खुदरा और उपभोक्ता। ये स्टेप आपको अरेंज करने के लिए एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा उपभोक्ता समस्या समाधान, यानी कि जो उपभोक्ता है, सामान का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, ये अगर कोई सामान खरीद रहा है, अगर उसमें कोई भी त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है देखने को मिल रही है, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा तो वो चल नहीं रहा है, कोई कपड़ा आपने खरीदा तो कटा फटा है, इस प्रकार से कोई भी सामान ले रहे हैं उसमें कोई कमियां हैं, तो आप उसका समाधान अपनी समस्याओं का किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट बताएगा। जैसे उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा का मतलब है कि जो उपभोक्ता है उसको शिक्षित होना चाहिए कि अगर हमें सामान हम खरीद रहे हैं तो अगर कोई समस्या है उस प्रोडक्ट में तो हम किस प्रकार से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और उस सामान को वापस कर सकते हैं, अपना जो लॉस हुआ है वो लॉस ना होने पाए, तो इसके लिए उपभोक्ता को शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर सही विज्ञापन, सही विज्ञापन का मतलब है कि आप लोग देखते होंगे मोबाइल फ़ोन वगैरह, टीवी वगैरह में देखते होंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट का इस प्रकार से विज्ञापन दिया जाता है, ऐड दिया जाता है कि जो चीज़ें कितनी भी बेकार हों, लेकिन ऐड जब देखते हैं बच्चे तो उससे ज़्यादा ही वो प्रभावित हो जाते हैं, जबकि रियल में उस सामान को, प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं तो उतना बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि गलत विज्ञापनों से उपभोक्ता को बचना चाहिए और सही विज्ञापन पर ही विश्वास करना चाहिए और उसको ध्यान से देखना चाहिए। इसके बाद उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता संघ का मतलब है कि ढेर सारे जो उपभोक्ता है उनका एक अपना ग्रुप होना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी आवाज़ को उठा सके। इसके बाद लेबल की पहचान, लेबल की पहचान का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई बढ़िया कंपनी है जो हाईलाइटेड है, जो अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो अगर वही नाम से कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है व्यक्ति, लेकिन लेबल बस वही लगा रहा है, अच्छे प्रोडक्ट का ही लेबल लगा रहा है, लेकिन वो सामान अच्छा नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट का क्या पहचान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि लेबल जो लगा हुआ है किसी प्रोडक्ट पर उसको आप अच्छे से पहचान लीजिए। इसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है वो अपना ट्रेडमार्क देती है, जिससे कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से पहचान सके कि वो किस कंपनी का है, उस पर क्या मार्क बना हुआ है, वो किस कंपनी का मार्क है, सिर्फ नाम ही ना देख के बल्कि उसके ट्रेडमार्क को भी देख लेना चाहिए। तो ये वो उपभोक्ता समस्या के समाधान के कुछ 5 पॉइंट बताए गए हैं। ये भी आपके ऑप्शनल में क्वेश्चंस में पूछने के लिए देता है कि इसमें से क्या है या फिर क्या नहीं है। यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है इसमें से कोई एक अलग दे देगा, कोई इसमें से हटा दिया जाएगा ऑप्शन, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए उपभोक्ता को कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं कि अगर उनके साथ मार्केटिंग के टाइम पे कोई अव्यवस्था हुई है तो उसका समाधान वो उपभोक्ता किस प्रकार से कर सकता है। तो उपभोक्ता के कुछ अधिकार जो प्राप्त हैं वो मुख्यतः 8 हैं, लेकिन इसे भी 2 रूपों में बांटा गया। कुछ
4 उसमें से प्रमुख अधिकार है और 4 गौड़, यानी कि 4 प्रमुख है और 4 जो है वो सामान्य अधिकार बताए गए हैं। देखिएगा एग्जाम में आपसे उपभोक्ता के 4 प्रमुख अधिकार पूछे जाते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। तो ये देखिएगा, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है कि चयन का अधिकार, अगर आप कोई भी सामान जो है आपका अधिकार है कि जो प्रोडक्ट है उसमें से आप जो है सिलेक्ट करके ही सामान को खरीदे। ऐसा नहीं कि मार्केट वाला जो व्यक्ति है, बाजार का जो थोक या खुदरा विक्रेता है, वो आपको जो सामान दे दे आप वही लेके चले आए, ऐसा नहीं है। बल्कि आपका ये अधिकार बनता है कि आप जो है सामान का जो भी वस्तु है जो आप खरीद रहे हैं उसको आप चयन कर सके, ये आपका अधिकार है। इसके बाद सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप मिस है या फिर ढेर सारे सामान को आप मंगाएं, उसमें से कोई प्रोडक्ट अच्छा है या कुछ नहीं है, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप जो है सूचना दें उस व्यक्ति को, जिससे कि वो व्यक्ति जो आपको सामान दिया है, वो विक्रेता, वो जो है थोक विक्रेता तक उस बात को पहुंचा सके और वो व्यक्ति जो है उत्पादनकर्ता तक वो बात को पहुंचा सके, जिससे कि इस प्रकार का प्रोडक्ट फिर से मार्केट में ना आए और अन्य जो मार्केटिंग के बाद उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचा हुआ है तो इस प्रकार का सामान फिर से मार्केट में ना आए और सभी व्यक्तियों की हेल्प हो सके। तो सूचना का अधिकार है। फिर सुनवाई का अधिकार है और ये 90 दिन का टाइमिंग दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, अगर वो आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई समस्या है, उसमें कोई कमियां हैं, तो आप उस सुनवाई के लिए अगर आप केस कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो आपको अधिकार प्राप्त है वो 90 दिन के अंदर अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई की जाएगी। इसके बाद सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का सामान खरीद रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो अधिकार बताए गए मुख्य रूप से 4, ये छोटे छोटे सामानों के लिए नहीं है। इसका मतलब कि जैसे आप जाए मार्केट में कोल्ड ड्रिंक खरीद के आ रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडा हो गया है या फिर कोई उसमें वस्तु गिर गई है तो आप उसको बता सकते हैं दुकानदार को, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप जो है 90 दिन तक रखे रहे उस प्रोडक्ट को। जैसे दूध ले आ रहे हैं मार्केट से, 90 दिन तक आप उसको रखे हैं, वो दूध खराब हो जाता है, फिर आप जाके दुकानदार को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बल्कि बड़े बड़े मार्केटों में बड़े उपभोक्ताओं के लिए ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो मुख्य रूप से ये 4 बताया गया है। इसके बाद ये गौड़ अधिकारों में ये 4 बताया गया, जैसे कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, ये अधिकार प्राप्त है। फिर बुनियादी आवश्यकता का अधिकार, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसे अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बाजार में अपनी आवाज़ को उठा सकता है और सामान को खरीद सकता है, इसलिए उसको अधिकार प्राप्त है। फिर स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार का मतलब है कि वो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखे, जिससे कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदने या सेल करने में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका भी निवारण किया जा सके। फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है कहीं से प्राप्त किए हैं, अगर उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, वो चीज़ें खराब हैं, तो आप जो है उस सामान को ले जाके अगर उस मार्केट में दुकानदार को दे रहे हैं, अगर वो ले रहा है तो ठीक है, अगर वो लेने लायक नहीं है तो आपका ये अधिकार बनता है कि आपकी जो क्षति हुई, आपकी जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति के लिए वो जो विक्रेता है वो उसे पूरा कर सके, ये आपको अधिकार प्राप्त है। जैसे कि आप मार्केट से जो है कोई भी सामान, आटा चावल कुछ लेके आ रहे हैं, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और वो अच्छा नहीं है, तो आप उसको अगर जा रहे हैं मार्केट में देने के लिए, अगर वो व्यक्ति उसको वापस नहीं करता है तो आपका ये अधिकार है कि उसकी क्षति जो आपकी हुई है, हानि हुई है आपकी, उसकी पूर्ति के लिए उस व्यक्ति को पैसे वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए या फिर अन्य वस्तु को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये गौड़ उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? इसके बाद देखिएगा, जो उपभोक्ता है हमारा, जो वस्तु का प्रयोग कर रहा है, जो थोक विक्रेता के बाद खुदरा विक्रेता से प्राप्त किया है वस्तु को, और जो
वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए कोई दिवस निश्चित किया गया है। क्या है? उपभोक्ता दिवस विश्व स्तर पर 15 मार्च 1962 से मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व स्तर पर क्या उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस का मतलब ऐसा नहीं कि आप उस दिन ढेर सारे सामानों को खरीदें, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि उस दिन को आप लोगों को उस दिन जागरूकता के लिए आगे करिए, जिससे कि वो अपने अधिकार को जान सके। कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उस दिन से जुड़े हुए जो बातें हैं, क्यों वो चीज़ें ले आई गई हैं, वो चीज़ें को प्रयोग करने के लिए जागरूकता प्रदान की जाती है। तो वही बातें उपभोक्ता दिवस में भी बताया जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उपभोक्ता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च 1962 ईस्वी से मनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा 4 प्रमुख अधिकार आपको कब प्राप्त हुए। जो ये उपभोक्ता के अधिकार प्राप्त हुए प्रमुख रूप से 4, ये कब आपको प्राप्त हुए, तो 15 मार्च 1962 को ही यह जो है अधिकार पारित हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसी दिन पारित हुआ था। इसका मतलब है कि 24 दिसंबर 1986 से ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, यानी कि उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था, वो 24 दिसंबर 1986 को ही पारित किया गया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा जो उपभोक्ता है उसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, चयन का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो उसे अधिकार प्राप्त है, इसके साथ ही साथ वो व्यक्ति अपना स्वयं का किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, संरक्षण दे सकता है स्वयं को, उसके लिए कुछ संस्थाओं का नाम और कुछ योजनाओं का संगठन का नाम बताया गया है। उपभोक्ता का स्वयं द्वारा संरक्षण अगर करना है तो उसके लिए 3 संस्थाएं मुख्यतः बताई गई हैं, CGSI, ICU, CERC। इसका जो मुख्यालय है, स्थापना है, वो आपको बताया गया है। देखिएगा CGSI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कब ये मुख्यालय स्थापित किया गया था? 1965 में। और इसका क्या मतलब है कि इस संस्था के द्वारा क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो यहाँ पे उपभोक्ताओं को जागरूकता के लिए टीवी के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, सम्मेलन और अभियान के द्वारा लोगों को जागरूकता प्रदान की जाती है। फिर ICU जो संस्था है, इसका जो स्थापना किया गया था वो सन 1971 ईस्वी में किया गया था। और इस स्थापना के द्वारा क्या किया जा रहा है, जब ICU की स्थापना हुई 1971 में, तो इसका क्या कार्य था? अभियान निकालना, सम्मेलन करना, उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रोवाइड करना। ये ICU संस्था का ये मतलब कि जो है, जो ICU स्थापना की गई 1971 में, इसका यही कार्य था कि वो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान, सम्मेलन और उपभोक्ता शिक्षा को प्रोवाइड करें। इसके बाद CERC का मतलब होता है कि उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कुछ रिसर्च सेंटर भी खोले गए थे, जो कि अहमदाबाद में खोला गया था। इसका मुख्यालय कहाँ, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है? अहमदाबाद में स्थापित है। और ये क्या कार्य करता है? विवादों को न्यायालय ले जाना। इसका मतलब है कि अगर उपभोक्ता और विक्रेता के बीच कोई किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद की सुनवाई को न्यायालय तक ले जाने का कार्य ये संस्था जो है, ये अनुसंधान केंद्र जो है वो करती है। तो ये हो गया हमारा उपभोक्ता का स्वयं द्वारा संरक्षण। अब है कि उपभोक्ता का व्यवसायिकों के द्वारा संरक्षण। जो व्यवसायी है, इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन है उनका जो है संरक्षण वो किस प्रकार से उपभोक्ताओं को दे सकते हैं, उसके लिए एक संस्था बताएगी जिसका नाम है CFBP। इसका मतलब है कि काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रोटेक्शन, जिसका नाम है हिंदी में उचित व्यापार व्यवहार संघ। और ये कब लागू किया गया? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में CFBP की स्थापना हुई, जो व्यवसायिकों के द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस क्लास में हमने आपको बाजार के बारे में बताया, बाजार के वर्गीकरण के बारे में, उपभोक्ता के अधिकार, बाजार का चरण, उपभोक्ता समस्या का समाधान, अधिकार में प्रमुख और गौड़, उपभोक्ता दिवस विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके साथ ही साथ वो जो उपभोक्ता है वो स्वयं से अपना संरक्षण किस प्रकार से कर सकता है। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।